इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। एंशंट इंडिया की ही ये कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि अब कौन कौन से नए एम्पायर्स और किंगडम्स बनना शुरू होंगे। मुझे बताओ, हमारी डिस्कशन में अभी तक हमने कौन सा एम्पायर और किंगडम कवर करा है जो कि बहुत प्रॉस्परस और बढ़िया एम्पायर था एंशंट इंडिया के कंटेक्स्ट में? बताओ। मौर्यन एम्पायर। ठीक है। अब हम लोग नए नए एम्पायर्स और वो सब देखेंगे। बात करेंगे हम लोग, मूव करेंगे नेक्स्ट बिग एम्पायर की जो कि एंशियंट इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, डैट इज गुप्ता एम्पायर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर। तो यहाँ पर पहले एक कंटेक्स्ट, जैसा हमेशा एनसीईआरटी का राइटर बिल्ड करते हैं, तो एक बारी कंटेक्स्ट को पढ़ते हैं। अरविंद एक राजा का रोल प्ले कर रहा है। अरविंद को राजा का रोल प्ले करने के लिए बोला गया है अपने स्कूल प्ले में, ड्रामेटिक्स में। ठीक है। ये जो है ये बहुत एक राजा महाराजा की तरह चल रहा है आसपास। इसके लोग हैं, मूछें लगा रखी हैं इसने। ठीक है। इसके पास सिल्वर पेपर से रैप करी हुई, एल्यूमिनियम फॉल से रैप करी हुई एक इसके पास डंडे में लिपटी हुई तलवार है। ठीक है। और तो ये इसमें जो लिखा हुआ है गस्ट्रो के साथ घूम रहा है। गस्ट्रो का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट के साथ ये एक तरीके से यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। अब सोचो ज़रा, इसके सरप्राइज पे हुआ क्या। इसको बोला, इस ड्रामा करते करते एकदम से इसको बोला कि इसको पता नहीं था कंटेक्स्ट क्या था। ये तो सोच रहा था कि राजा वाली फील लूंगा मैं सिर्फ, कि तुम बैठो और वीणा प्ले करो। वीणा आप जानते हो ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, हारमोनियम वीणा वगैरह जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करो और पोएट्री पढ़ो। पोएट्री पढ़ो। इसका मतलब इसके दिमाग में आया है ये क्या बात हुई, मैं एक म्यूजिशियन किंग, किंग कभी म्यूजिशियन कैसे हो सकता है? तो इसने वंडर करा। तो चलो आज हम सीखते हैं कि क्या किंग्स के कोई कल्चरल इस तरीके के म्यूजिक, क्या है म्यूजिक के कल्चरल एलिमेंट ही तो है ना। क्या किंग वगैरह के, राजा महाराजाओं के एंशियंट कंटेक्स्ट के अंदर क्या कुछ ऐसे शौक हो सकते हैं जो कि कल्चर से जुड़े हो, लाइक म्यूजिक? अगर थे तो कैसे, कौन से राजा के थे, क्यों थे? ठीक है। और ऐसा कौन सा राजा था, कौन से एम्पायर से बिलोंग करता था जिसके शौक थे? ठीक है। हमने कुछ क्लासेस पहले एक टर्म यूज करी थी, क्या मुझे उस कोई टर्म का मतलब बताएगा? प्रशस्ति। बताओ क्या होता है प्रशस्ति का मतलब? राजा के प्रेज में या किसी भी महान रूलर के प्रेज में जब कुछ लिखा जाता है तो उसको कहते हैं प्रशस्ति। ठीक है। प्रशस्ति हमें क्या बताती है? प्रशस्ति हमें राजा के बारे में क्वालिटीज या किसी रूलर के बारे में क्वालिटीज जो है वो डिटेल में बताती है। ठीक है। जैसे अरविंद ना, उसको बाद में पता लगा कि वो एक्टिंग कर रहा था एक राजा की जो कि एंशंट इंडिया से बिलोंग करता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक फेमस राजा था जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। हमें समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो एक लंबी चौड़ी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। अगेन मेरा सवाल, मैं अक्सर ये पूछता रहता हूँ आपसे, फिर जो सॉफ्ट सरफेस पे जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट एंशंट इंडिया के अंदर कैसे प्रिपेयर करी जाती थी? मुझे इसका प्रोसेस बताओ जल्दी फटाफट, 60 सेकंड्स के अंदर। हाउ? बार्क। बार्क क्या होता है? ब्रांचेस, एक तरीके से जो खाल निकलती है पेड़ की, है ना, ब्रांचेस से। बर्च ट्री कहाँ पर उगाया जाता था जो आप कह रहे हो बार्च और बर्क ट्री पे लिखा जाता था, कहाँ पर? ये हिमालय का पेड़ था। ठीक है। काफ़ी बार, ये जितने बार आएगा मैं ऐसी बेसिक चीज़ें तो पूछता रहूँगा। हमारी रिवीजन भी रहती है और दिमाग के अंदर बनी रहती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें लंबी चौड़ी एक इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब ज़रूर उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन कैसे हार्ड सरफेस पे लिखी गई है, जिसको समुद्रगुप्त और उसके टाइम पर जो उसके नोबल्स वगैरह थे वो ये चाहते थे कि आने वाली जनरेशन इसके मैसेजेस को भूले ना। ठीक है। इसको समुद्रगुप्त ने लिखवाया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल मूवमेंट टू बी रिमेंबर, ऑन द अशोकन पिलर एट अलाहाबाद। अशोका का जो पिलर हमें इलाहाबाद, प्रयागराज कह लो, वहां पर जो मिला है, वहाँ उसके ऊपर इसने लिखवाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पूछा जा सकता है कि आपको ये बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन के किसी के नाम दे देंगे कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, वाराणसी इंस्क्रिप्शन, या ऐसे ही 4 इंस्क्रिप्शन के नाम दे दिए, और वो आपसे बोल रहे हैं कि अशोका का एक ये पिलर है लेकिन इस पे लिखा है
समुद्रगुप्त ने अपने बारे में, या फिर दो डायनेस्टी के अलग अलग टाइम के रूलर्स यहाँ पर एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, ऐसा कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो आप याद रखना, राइटर ने तो यहाँ पर बहुत कैजुअल बता दिया, क्योंकि ये तो यार स्कूल के बच्चों से एनसीईआरटी प्रिपेयर करी गई है, लेकिन हमें यहाँ पर ये वाली लाइन इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही और एंटायर चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए बन जाती है कि अशोका का पिलर, डेफिनेटली अशोका इंस्क्रिप्शन होगी इसके ऊपर, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त, अशोका कहाँ रहा, वो क्या कर लेगा, उसके कोई वंश भी नहीं रहा, तो समुद्रगुप्त ने अशोकन पिलर जो कि इलाहाबाद में था उसको चूज करा अपने मैसेज को इंस्क्राइब करवाने के लिए उसी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर दो रूलर्स अलग अलग डायनेस्टी के, मौर्यन डायनेस्टी से, मौर्यन डायनेस्टी से अशोका, और समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी से, दे आर शेयरिंग अ कॉमन मैसेज ऑन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, याद रखना। ठीक है, इस पिलर इंस्क्रिप्शन को किसने कंपोज करा था, ये एक पोयम की तरह, काव्य समझते हो ना क्या होता है, कविता की तरह कंपोज करी गई थी हरि सेना के द्वारा, जो कि एक पोएट था, एक मिनिस्टर था समुद्रगुप्त के कोर्ट में। दूसरा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि नवरत्न और ये जो है अष्टदिग्गज, ये सब पूछते रहते हैं हमसे एग्जाम के अंदर, तो हमारे लिए बन जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था, कोर्ट पोएट कौन था, सॉरी कोर्ट पोएट कौन था, तो वो था हरिसेना। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखी, हरिसेना ने लिखी। किस फॉर्म में लिखी, कविता की फॉर्म में लिखी, नॉर्मल कुछ कहानी या कोई मैसेज नहीं था, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड इट वॉज कंपोज बाय हरिसेना। और यहीं से अंदाजा लग सकता है अगर किसी को हरिसेना पता हो कि कोर्ट पोएट था, तो पोइट्री की फॉर्म में इसने लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको घुमा फिरा के जितने एंगल से देखोगे उतने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके दिमाग में। जस्ट रीड एनसीईआरटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चन मेकर, क्या आप क्वेश्चन बना रहे हो किसी इंस्टीट्यूट के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, कहाँ फेल करना पसंद करोगे स्टूडेंट को, कैसे उनकी मेमोरी के साथ, साइकोलॉजी के साथ खेलना पसंद करोगे, बस आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी एनालिसिस पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये बड़े एक स्पेशल तरह का इंस्क्रिप्शन है, जिसको हम लोग एक टर्म देते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा में जब कोई चीज, किसी की प्रशंसा में जब कोई चीज बोली गई हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रशस्ति, इन द प्रेज ऑफ समथिंग या फिर समवन। ठीक है, वैसे तो प्रशस्ति जो थी वो कंपोज करी जाती थी किसी ना किसी रूलर्स के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा, जैसे एक वो था रूलर, याद है, गौतमी पुत्र श्री सत्कारनी। ठीक है, लेकिन ये गुप्ता रूलर्स के टाइम से प्रशस्ति का जो कंसेप्ट था, जो फंडा था, ये और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। ये प्रशस्ति के रूलर्स के प्रेज में लिखी जाने वाली इंस्क्रिप्शन और ज्यादा फेमस होती हुई चली गई, स्पेशली गुप्ता रूलर्स के टाइम से या फिर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम से। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत लगी होगी। इट वॉज अ फैक्चुअल कंटेंट, हरिसेना, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रशस्ति, समुद्रगुप्त। बताओ कुछ दिक्कत है, बढ़ू आगे। बात अगर समुद्रगुप्त की हो रही है, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई इंस्क्रिप्शन के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं, यानी कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। प्रशस्ति ऑब्वियसली बात है, अगर एक राजा के कोर्ट पोएट के द्वारा कंपोज करी जा रही है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अलंकृता आप एक बात बताओ, या फिर आश्रम आप बता दो, इसकी लिमिटेशन क्या होगी। मैंने दो हिंट आपको ऊपर दे दिए, राजा के कोर्ट पोएट के द्वारा लिखी जा रही है और प्रशस्ति का मतलब होता है द प्रेज ऑफ समवन। तो सबसे पहले तो प्रशस्ति नाम में ही खोट है। हमेशा प्रेज अगर मैं आपको करता रहूंगा तो आप तो क्लाउड नाइन पे चढ़ जाओगे, कभी मैं आपकी कमियां नहीं गिनवाऊंगा तो आप इंप्रूव कैसे करोगे। एक तो लिमिटेशन मैंने बता दी, और कोई बता सकता है मुझे कि प्रशस्ति की, कोई भी प्रशस्ति हो, बाहर में जान दो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को, प्रशस्ति की लिमिटेशन क्या है, क्या ड्रॉबैक है प्रशस्ति का। हाँ, ऑर्डनरी लोगों की लाइफ के बारे में उस टाइम पर हमें कुछ पता नहीं लगता, नंबर वन ये। एक मैंने आपको बोला कि प्रशंसा करी जाती थी, सिर्फ प्रेज 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 किसी को करते रहोगे तो रियल चीज निकल कर नहीं आएगी। फिर ऊपर सी बात ये भी है कि एक तरीके से यहाँ पर आप ये भी तो कह सकते हो कि कोर्ट पोएट का पार्शियल नेचर होना, वो रियल बात कभी राजा के बारे में बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं, पार्शियल नेचर से मेरा मतलब है राजा की कभी रियल डीड्स या फिर रियल स्टोरी पता लग सकती है क्या हमें कभी प्रशस्ति से, बताओ। कोर्ट पोएट जानबूझ के कभी कुछ गड़बड़ी में लिखेगा या फिर कुछ बुराइयां करेगा प्रशस्ति में, नहीं ना।
वो तो चाहता है कि राजा खुश हो, मैं इसे ऐसी तारीफें करूं झूठी झूठी। तो प्रशस्ति ना एक तरीके से, मैं आपको 100 बात की एक बात बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रशस्ति कंप्लीट तरीके से एक रिलायबल सोर्सेज नहीं होते, बिकॉज दे ओनली टॉक अबाउट किंग इन टर्म्स ऑफ हिम बीइंग प्रेज्ड। वो हमेशा तारीफों के माला से बंधा रहे, बस यही कोर्ट पोएट का मकसद होता था। इनको मिल जाती थी अशर्फियां, सोने की मोहरें, ये खुश और राजा भी खुश। रियल चीज पता नहीं लग पाती हम लोग प्रशस्ति के ऊपर कंप्लीट तरीके से। हिस्ट्री को जानने के लिए किसी रूलर की या किसी डायनेस्टी की, वी कैन नॉट रिलाई ऑन इट कंप्लीटली 100%। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये चीज बता दी। अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें क्या लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, मुझे ये बताओ समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें कहां से मिल रही है, वेयर, कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? इलाहाबाद है ना, प्रयागराज कह लो, इलाहाबाद कह लो, एक ही बात है। तो यहां पर क्या बताता है और किसने लिखी, ये भी बताओ। जो कि इसका कोट पोएट था किसका, समुद्रगुप्त का। ये कहता है, पोएट प्रेस करता है किंग को इन ग्लोइंग टर्म्स कि यहाँ पर जो समुद्रगुप्त राजा हैं, हरिसेना का कहना है इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है कि समुद्रगुप्त एक वॉरियर थे, एक ऐसे राजा थे जो कि काफी सारे युद्ध जीते हुए हैं, काफी पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, और सारे कवियों में सबसे बेस्ट थे। यार समझ में आता है कि बहुत अच्छे थे, लेकिन यार ये टर्म देख रहे हो, बेस्ट थे, ठीक है। उनको, अब देखो यहां पर बात खत्म नहीं हुई, चलो ये तो इंसानी बातें चल रही थी। ही इज डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द स्टेटस ऑफ द गॉड्स। कुछ ज्यादा ही तारीफें नहीं हो गई, ठीक है। और ये जो प्रशस्ति थी ना, जैसे तारीफ ना एक एक वर्ड के अंदर नहीं, जैसे मैं आपकी तारीफ करूं, आप मेरी तारीफ करो, भाई मतलब मक्खन लगाने के लिए लपेटे चले जा रहे हैं, लपेटे चले जा रहे हैं, लंबी चौड़ी बातें, लंबे चौड़े सेंटेंसेस कंपोज करते चले जा रहे हैं। तो दीज प्रशस्तिज वर कंपोज इन द फॉर्म ऑफ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। यहाँ पर एक सेंटेंस है जो कि हमें देखने को मिलेगा, आप इससे पता लगा सकते हो, ठीक है। समुद्रगुप्त एज अ वॉरियर को जब हरिसेना डिस्क्राइब करता है अपने इस पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर, तो क्या बोलता है देखो, समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा है जिसका जो शरीर है सबसे ज्यादा चार्मिंग है, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर हजारों तरह के एक ऐसे मार्क हैं, एक ऐसे स्कार हैं, सैकड़ों तरीके, जिसमें कुल्हाड़ियां, एरो, भाले, स्पीयर्स, मतलब एक तरीके से वही पॉइंटेड चीजें, ठीक है। बाप डार्ट्स, बाप डार्ट्स मतलब क्या होता है, वो हम ये नहीं खेलते हैं, गेम नहीं खेलते, एक शार्प तरीके से एक छोटा सा एक सुई टाइप होती है जिसको हम निशाने पे पिन पॉइंट करते हैं। ये सब चीज़ों के कहता है कि तलवारों के, आयरन क्लब्स के, जैवलिन के, बार्ब्ड एरोस के, लॉन्ग एरोस के, इन सब के सैकड़ों और हजारों तरीके के उसकी बॉडी के ऊपर निशान है। आप एग्री करते हो? ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि इतना निडर योद्धा था, कि इतना लड़ा, इतना जीता, इतने घाव खाने के बाद भी हर युद्ध के अंदर खड़ा हो जाता था। क्या आप इसको 100% रिलायबल मान सकते हो? इसने कुछ ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर दिया। आप भाई ये बोलते थे कि बैटल के स्कार्स और निशान है, भाई बैटल एक्स, एरो, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब डार्ट, सॉर्ड्स, आयरन क्लब्स, जेवलिन, बार्ब एरोस, लॉन्ग एरोस और मैनी अदर वेपन्स। बहुत अच्छा हो, तोपें और बंदूकें नहीं होती थी उस टाइम पे, वरना बोलते थे AK-47 भी चली उसकी बॉडी के ऊपर, फिर भी खड़ा हो गया वो, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन हमें किंग के बारे में क्या बता रही है? ये किंग की कुछ नहीं बता रही है भाई, उसको प्रेज कर रही है, और प्रेज भी ऐसा वैसा नहीं, एक एग्जैजरेटेड मैनर के अंदर ओवर प्रेज हो रहा है उसका, ठीक है। एंड जब ओवर प्रेज हो रहा है कि किस फॉर्म में हो रहा है कि ये राजा ने कितने बैटल्स लड़े, दिस इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज प्रशस्ति इन द प्रेज ऑफ समथिंग, यही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप पेज नंबर 105 की तरफ अगर आप जाओगे और मैप 7 की तरफ देखो, तो जो एरिया ग्रीन में शेडेड है, देख लेना उसको एक बार अपनी बुक के अंदर, ठीक है। और कुछ एरिया जो है आपको रेड डॉट्स के अंदर मिलेगा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, ठीक है। कुछ पर्पल, कुछ ब्लू। ये जो मैप है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो आपको अलग अलग ये जो मार्किंग दे रखी है ना उन्होंने आपको, रेड ब्लू डॉट्स और ये सब जो है, यहाँ पर कुछ फेमस पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, वो जो साइट्स मेंशन कर रखी है ना उस पेज के ऊपर, वहाँ पर आपको कुछ फेमस पिलर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि हमें बताते हैं कि
राजा के प्रेज में कोई चीज़ें लिखी गई हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, प्रशस्ति। प्रशस्ति, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ दे रखी है नेक्स्ट पेज के ऊपर ही दे रखी है, यहाँ पर ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और जो किंगडम्स जो शो हो रहे हैं हमें। यहाँ पर देखो, ये है इनर स्टेट, जो पिंक वाला पोर्शन जो पूरा का पूरा शेडेड है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो पूरा का पूरा शेडेड है, इनर स्टेट। आउटर स्टेट जो कि पार्ट नहीं था इस टाइम पे गुप्ता एम्पायर वगैरह का, ये आउटर टेरिटरीज, ठीक है। इसका मतलब एक साइड है जो कि इस टाइम पर इस एम्पायर का पार्ट नहीं थी, वल्लभी, जो कि आज के टाइम में हमें देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर। इसके बाद आर्यवर्त वाला रीजन, ये ग्रीन वाला जो कि मार्क्ड है, जिसके अंदर आपको 4 साइड्स दिख रही हैं, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ उसे। 4 साइड्स आपको नजर आएंगी यहाँ पर, कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, नालंदा। प्रयाग मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है प्रयागराज को। और उसके बाद कुछ सिटीज़ हैं, और ये जो रेड डॉट्स हैं ये कुछ ईस्टर्न कोर्ट्स पे सिटीज़ हैं। जो ब्लैक वाली डॉट्स दे रखे हैं वो तो कुछ यहाँ पर पिलर इंस्क्रिप्शन या कुछ फेमस चीज़ है, कुछ कैपिटल्स हैं। रेड डॉट्स की तरफ अगर हम लोग एक बार ध्यान से देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर के हाईलाइटर से, ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, दीज आर द सिटीज विच वर कॉन्कर्ड बाय गुप्तास। गुप्ता रूलर्स ने इनको, इनके ऊपर से कब्जा करा था, ठीक है, डन। अभी हम और डिटेल में चैप्टर में इन सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बगल में देखो, ये आपको 2 सिक्के दिखेंगे। ये सिक्के गुप्ता टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये सोने के सिक्के हैं, और राजा को अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ रानी को कुछ एक्टिविटी करते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे वीणा बजाते हुए, या फिर एक सिक्के की तरफ कभी कभार क्या होता था कि राजा इम्प्रिंट होता था। सिक्के के 2 रूप होते हैं, हेड टेल जैसे, तो एक तरफ राजा है, एक तरफ गॉड। इसका मतलब किंग इज बीइंग कंपेयर टू गॉड, या फिर इसका दूसरा मीनिंग ये निकल कर आता है जिस गॉड को राजा उस टाइम पर गुप्ता रूलर्स फॉलो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ क्वालिटीज जो हैं, जैसे किंग जो है यहाँ पर सिक्कों में दिखाया गया कि वीणा प्ले कर रहा है। यहाँ पर हिस्टोरियंस ने जब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा ना गुप्ता एम्पायर की, तो उन्होंने यही देखा, ध्यान से सुनना, उन्होंने यही देखा जब रिकंस्ट्रक्ट करा हिस्ट्री, कि सबसे पहले तो कुछ अवशेष देखे। अवशेष इन द सेंस कि कोई चीज़ें जो मिली हो, तो कॉइन्स मिले थे, कॉइन्स पर इमेजेस को पता करने के बाद, तो रिलेट करने के बाद कि हाँ जी ये समुद्रगुप्त या फिर दूसरे समुद्रगुप्त या फिर दूसरे गुप्ता रूलर्स के बारे में है। तो अगर यहाँ पर किंग एक शो हो रहा है सिक्के के अंदर कि वो वीणा बजा रहा है, तो ये चीज क्या शो कर रही है कि इसका मतलब किंग इज बीइंग शोन वेरी टैलेंटेड, और वो एक लर्नेड पर्सन था जो कि कल्चर, और कल्चर के अंदर भी म्यूजिक जैसे एलिमेंट को काफी ज्यादा पसंद करता था, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग सिक्कों के अंदर अलग अलग तरह के पोजेज होते थे किंग के, जैसे कभी वो एनिमल हंटिंग में निकले हैं, कुछ बैटलफील्ड के निशान या कुछ भी करके। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो वीणा बजा रहे हैं। और गॉड वाला चीज भी मैंने आपको बताई कि दूसरी साइड पर गॉड वगैरह जो है वो बनाए गए हैं। इससे 2 चीज़ें, या तो गॉड के साथ उनका कंपैरिजन हो रहा है इस टाइम पर, या फिर कंपैरिजन अगर नहीं हो रहा है तो वो उस गॉड को वो मानते हैं। तो ये जो मैप मैंने आपको दिखाया इस पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ये प्रशस्ति की फॉर्म में है। हरिसेना यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, जो कि कोट पोएट था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समुद्रगुप्त का। हरिसेना यहाँ पर 4 डिफरेंट तरीके के रूलर्स को डिस्क्राइब करता है, 4 डिफरेंट रूलर्स को डिस्क्राइब करता है, और ये बताता है इस जमाने में जो 4 अलग अलग तरह के रूलर जो रह रहे थे, तो समुद्रगुप्त की पॉलिसीज क्या थी उन इंडिविजुअल रूलर्स के प्रति, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आर्यवर्त के रूलर्स, ठीक है, रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। अब यहां से आपको रीजन समझ में आएगा, रीजन की बात कर रहा हूं मैं, कि कौन सा एरिया जो है, कौन सा जो रीजन है, वहां पर कैसे रूलर्स थे, और समुद्रगुप्त ने उनको हराने के लिए क्या उनसे समझौता करा, क्या उनको मिलाया, क्या उनको हराया, क्या करा उनके साथ, मतलब माफ कर दिया, क्षमा दे दी, क्या करा। तो जो आर्यवर्त के जो रूलर्स थे, सबसे पहले आर्यवर्त के रूलर्स को देख लेते हैं हम लोग आराम से। मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, एक एक रूलर के बारे में, एक एक रीजन के बारे में बात करेंगे। आर्यवर्त के रूलर्स मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है, थोड़ा सा नजरें पैनी करके देखना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो
ग्रीन एरिया जो मार्क्ड है वो आर्यवर्त है आई थिंक, बिल्कुल। ये ग्रीन एरिया जो है आर्यवर्त मार्क है, बिल्कुल आराम से समझते हैं बेसिक एस्पेक्ट की तरह। ये ग्रीन रीजन का मैंने बॉर्डर बना दिया। ये जो रूलर है इनके लिए टर्म यूज हो रही है आर्यवर्त रूलर्स। मुझे मेरे मैप पर एनसीईआरटी पर 4 शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आर्यवर्त रूलर्स कौन थे एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, जिसको समुद्रगुप्त के साथ जिनकी मतलब उस टाइम पर कंटेम्प्रेरी थे वो, तो याद रखना इसका अगर आप थोड़ा सा पार्ट अगर ध्यान से देखो, ये देखो, थोड़ा सा पार्ट अगर आप ध्यान से देखो, मथुरा इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र और नालंदा। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन बन जाता है कि आर्यवर्त रूलर्स कौन? मथुरा, कन्नौज, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, नालंदा। क्लियर है? अब ये रीजन आपने ध्यान से देख लिया, ये रीजन आपने ध्यान से देख लिया। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। यहां पर हमारे मैप में तो हमें 5 ही दिखे, चलो ठीक है 5 दिखे, 5 लन तो हो गए। यहां पर 9 रूलर्स थे एक्चुअली, टोटल 9 रूलर्स थे, जिनको, जिनकी सत्ता को एक तरीके से आप कह सकते हो, जिनके रूल को, जिनके किंगडम को उखाड़ फेंका था समुद्रगुप्त ने। हरिसेना बता रहा है मैं ये सब बातें, ध्यान देना। ठीक है, कि वो बता रहा है समुद्रगुप्त ऐसा रूलर था, इतना महान रूलर था कि नॉर्दर्न इंडिया में 9 रूलर एक रीजन को रूल कर रहे थे। द रीजन वॉज कॉल्ड एज आर्यवर्त। उन 9 रूलर्स को उखाड़ फेंका समुद्रगुप्त ने, उनके किंगडम को जड़ से हिलाकर फेंक दिया। तो पहला समझ में आया, पहले टाइप का रूलर वो कह रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है उसकी प्रशस्ति में 4 तरह के रूलर, पहला टाइप का रूलर समझ में आया? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैप में, आर्यवर्त में, या 9 रूलर्स या किसी भी चीज में, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो समझ गए? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कह रहा रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्ड यहां पर दक्षिण यूज हुआ है, इसका मतलब साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, यहां पर कुछ 12 रूलर्स थे जिनकी कैपिटल आपको रेड डॉट से मार्क होती हुई दिखेगी मैप पे। ठीक है, देखते हैं भाई कहां पर है। ये रहा, सी दिस, मैंने ब्लू हाइलाइटर यूज करा है। ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है आंध्र प्रदेश अमरावती के पास, मतलब ये कोस्ट पूरा का पूरा उड़ीसा कोस्ट से लेकर ये नीचे जो आंध्र प्रदेश तक ये पूरा पूरा आ रहा है, ये दक्षिण पथ के रूलर्स थे। 12 रूलर्स थे यहाँ पर। इन्होंने, इनकी क्या, समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसी रही इनके सामने, या इनकी क्या पॉलिसी रही समुद्रगुप्त के सामने, अगर दोनों में बात करें तो ये 12 के 12 रूलर्स ने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया जब ये समुद्रगुप्त से अलग अलग बैटल के अंदर डिफीट हो गए। इसका मतलब इन्होंने लड़ा लेकिन ये हार गए। लेकिन लेकिन जो आर्यवर्त के रूलर थे, समुद्रगुप्त ने उनके रूल को उखाड़ फेंका। ठीक है जी, दक्षिण पथ के रूलर्स को भी इसने डिफीट करा और उनके किंगडम को उखाड़ फेंका, लेकिन समुद्रगुप्त ने उनको परमिशन दे दी कि वो फिर से रूल कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर हरिसेन हमें यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके से ये जो रूलर्स है ये दयालु है काफी ज्यादा समुद्रगुप्त, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता बताओ? मैंने इंग्लिश में लिख दिया बोलते बोलते दयालु है। उसके बाद जो नेबरिंग स्टेट्स का जो इनर सर्कल है, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ असम, बंगाल का कोस्टल रीजन, नेपाल, और कुछ कुछ गण और संघ वाले रीजन। याद है गण संघ क्या थे, ये जल्दी बताओ क्या थे? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, सभा जहां पर बैठ के कॉमन डिसीजंस लिए जाते थे। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें देखने को मिलता है जो गण संघ वाला है। वो कह रहे हैं जितनी भी ये चीज़ें हैं नॉर्थ वेस्ट में पर्पल के अंदर जो मार्क्ड है, ठीक है, कुछ इनर सर्कल का रीजन और कुछ नॉर्थ वेस्ट का रीजन। ये देखो, ये पूरा का पूरा पोर्शन पर्पल के अंदर मार्क्ड है। अगर मैं इसको मार्क करना स्टार्ट करूं तो ये वाला पार्ट हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ठीक है,
उसने फिर हमसे नेपाल की बात करी थी, ये रहा हमारा नेपाल का रीजन, ठीक है। फिर वो बोल रहा गन और संग वाला रीजन, जैसा कि आपको पता है नॉर्थ वेस्ट में से होते होते पूरा का पूरा ये जो पार्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो रीजन था, ठीक है, द एंटायर रीजन विच इज मार्क्ड इन ग्रीन वाले को अगर मैं हटा के सिर्फ अगर मैं आपको पर्पल पिंकिश कह लो, पर्पल कह लो, जो जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ये जो बाकी पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं। और ये था क्या पहले इनर स्टेट थी, ठीक है, इनर स्टेट। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट लेकर आते थे, उसके ऑर्डर को मानते थे, ठीक है, और उसके कोर्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह कुछ होती थी उसको अटेंड करते थे। इसके बाद बचा क्या, आउटर एरिया, जो कि ब्लू कलर से मार्क्ड है मैप के अंदर, ये रहा। और यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया, नीचे देख लो, ये रहा, वल्लभी वॉज पार्ट ऑफ इट, जो कि आता है गुजरात में, करेंटली गुजरात में आता है, ठीक है। तो ये जो आउटर रीजन का जो पार्ट था, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया, यहाँ पर जो कुषाण और शाकास के जो डिसेंडेंट्स थे, आने वाली जो उनकी मतलब जो बात की उनकी जो जनरेशन थी कुषाण रूलर्स की और शाका रूलर्स के, एज वेल एज श्रीलंका का जो रूलर था, ठीक है, ये देखो, दिस इज ऑल्सो मार्क्ड इन ब्लू, एंड ब्लू का मतलब क्या है, आउटर स्टेट, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा बाहर का पोर्शन हमें दिख रहा है, एक तरीके से आप मान लो कि करंटली अफगानिस्तान, थोड़ा बहुत पाकिस्तान का पार्ट और नीचे श्रीलंका का पार्ट, ठीक है। लेकिन याद रखना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश वाला जो एरिया हमें दिख रहा है, और थोड़ा बहुत जो नीचे तक एक्सटेंड हो रहा है, हल्का सा म्यांमार तक जो ये एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश करंटली मतलब बांग्लादेश, भूटान और ये नेपाल वाला जो रीजन दिख रहा है, ये इनर स्टेट का पार्ट था, ये इनर स्टेट का पार्ट था। तो इन कंट्री तक, रीजन तक, जो करंटली जो ये कंट्रीज अलग अलग, इन रीजन तक यहाँ पर रूल फैला हुआ था समुद्रगुप्त का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का आप कह सकते हो करंटली पाकिस्तान के कुछ रीजन तक फैला था, लेकिन ज़्यादातर नहीं फैला था, और अफगानिस्तान की तरफ नहीं फैला हुआ था, और श्रीलंका भी एक आउटर स्टेट थी। तो ये आउटर स्टेट वाला का क्या फंडा है, इन्होंने जो रूलर था श्रीलंका का, उसने इनके सामने घुटने टेक दिए। वो ये बोल रहा है, श्रीलंका का रूलर क्या मतलब, जो आउटर रीजन्स के जो वो थे, रूलर थे जो, ठीक है। और ये आउटर रीजन्स के रूलर्स थे कौन, वो हमें बता रहे श्रीलंका के रूलर, इसको हटाओ, श्रीलंका को हटाओ, कुषाण रूलर्स भी और शाका रूलर्स भी। इसका मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, एक टाइम पर जिन्होंने हिंदुस्तान के इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर रूल करा था, आने वाले टाइम के अंदर वो ये बता रहा है आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहा है हरिसेना समुद्रगुप्त की पावर के बारे में, कि जब समुद्रगुप्त का, गुप्ता रूलर्स का, इनकी फैमिली का जब रूल स्टार्ट होता है, तो कुषाण और शाका जो कि एक टाइम पे अपने आपको बहुत पॉपुलर रूलर्स बनते थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया, ठीक है। और उसके सामने ये लोग समिट हो गए। और किस प्रकार से समिट हुए, डर इतना ताकि इनसे बिगड़े ना, समुद्रगुप्त से बिगड़े ना, तो शाका कुषाण रूलर्स ने एज वेल एज श्रीलंका के रूलर ने, कहने का मतलब है आउटर स्टेट के रूलर ने, अपनी बेटियां देना शुरू कर दी शादी करने के लिए, कि आपके घर में अगर वो शादी करेंगी और वो खुश रहेंगी, और एक तरीके से हमारी रिश्तेदारी बढ़ेगी। जिस तरीके से जोधा के पापा ने जोधा के पापा ने राजपूतों के रिलेशंस अच्छे करने के लिए, स्पेशली अपनी टेरिटरी के रिलेशंस अच्छे अच्छे करने के लिए, मुगलों के साथ अकबर के हाथ में अपनी बेटी दे दी थी, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, कि रिलेशंस अगर अच्छे करने तो बेटियां दे दो, शादी करवा दो, फिर तो कोई भिड़प ही नहीं, फिर तो कोई स्ट्रगल ही नहीं। ये चीज़ ना बाद में एक तरीके से मेडिवियल हिस्ट्री के अंदर भी फॉलो होती हुई आती है, समझ गए। नेक्स्ट पेज के अंदर हमें एक कुछ इंफॉर्मेशन पता लगेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन सब चीज़ों को पढ़ा करो, छोड़ा मत करो। प्रयागराज नीचे दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट में जिसको प्रयाग बोला जा रहा है, ये आर्यवर्त रीजन के अंदर, ये जो मैंने मार्क करा है येलो से, ये जो रीजन है, जो कि पुराना नाम था इलाहाबाद के लिए, अभी तक एनसीईआरटी में इसका मतलब अपडेट हो गई है, इन्होंने दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा उज्जैन, वेयर इज उज्जैन, पाटलिपुत्र, बिहार के अंदर पाटलिपुत्र है। प्रयागराज का है, और उज्जैन का है एमपी। ये चीज़ें याद रखा करो, हर टर्म को ऐसे सर्च मारा करो। मैंने तुम्हें दो चीज़ें स्पेसिफिकली बताई हैं,
एक एनवायरनमेंट के अंदर जब भी किसी स्पीशीज का नाम देखो, आलस मत करो, उसका शक्ल जाकर, उसकी बॉडी जाकर देख लो एनवायरनमेंट से, गूगल क्रोम से जाकर। और जब भी ऐसी कोई एंशंट इंडिया की कोई सिटीज़ के नाम आते हैं जो कि आज के टाइम में आपको पता है कि वो यूज़ नहीं होते हैं, या होते भी हैं, क्या बोलते हैं उनको, तो प्रेजेंटली उनका मॉडर्न नेम क्या है ये देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर या किसी भी स्टेट एग्जाम्स के प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, ये गुप्ता रूलर्स के ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर थे, तो आप याद रखना इनको। ठीक है, यहाँ पर आपको एक हिंट उसने ये दी है, साफ साफ उसने ये बताया यहाँ से अलग से क्वेश्चन बन सकता है। बड़ी सारी आपको चॉइसेस वो दे दे और पता चला क्वेश्चन जो है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी का यूज करके फ्रेम हुआ है। प्रयागराज, उज्जैन और पाटलिपुत्र, यहाँ से ये सॉरी ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे गुप्ता रूलर्स के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द डिफरेंस, जिस तरीके से समुद्रगुप्त ने ट्रीट करा आर्यवर्त के रूलर्स को और दक्षिण पथ के रूलर्स को। तो देख रहे हो एनालिसिस राइटर ने बाद में करी, हम तो पहले ही कर चुके हैं। आर्यवर्त के रूलर्स को कैसे ट्रीट करा गया, 9 थे, जड़ से उखाड़कर उनकी सत्ता फेंक दी गई। लेकिन दक्षिण पथ के 12 रूलर्स की भी सत्ता उखाड़कर फेंकी समुद्रगुप्त ने, लेकिन बाद में उनको माफ कर दिया। इनर सर्कल के जो वो थे टेरिटरीज जो थी, उनके साथ क्या करा कि वो तो डरते थे क्योंकि वो ट्रिब्यूट लेकर आ रहे हैं, किंग के ऑर्डर्स को मान रहे हैं, उनका कोर्ट अटेंड कर रहे हैं, तो वो डरपोक थे, ये बता रहा है हमें हरिसेना। और लास्ट जो आउटर टेरिटरीज है, आउटर टेरिटरीज में देखो वो ये नहीं बता रहा कि समुद्रगुप्त को हरा दिया और वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि चैलेंज करा। हरिसेना में ये बताकर जा रहा है कि समुद्रगुप्त के साथ इतना खौफ था कि वो रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते थे और इस वजह से अपनी बेटियां दे देते थे ताकि इसके साथ रिश्ते अच्छे मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है जो कि आपको यहां से करनी चाहिए। दीज 4 पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड रिमेंबर देम। ठीक है।